हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 30 मार्च और आज की वीडियो में हम 30 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी धनुष लोगानाथन और ज्योत्सना सावर ने। अगला है, फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो पहल है ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जनवरी और फरवरी 2023 मंथ की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ ई बुक है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर की कितनी कर दी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 8.15%। अगला है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में कितनी भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 महिलाओं ने। ठीक है, और चारों महिलाओं के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, नीतू घनघस और स्वीटी बूरा। अगला है, किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है? ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, S&P ने भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को फाइनेंशियल ईयर एंड 24 के लिए कितना बताया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 6.9%। अगला है, विश्व बैंक ने असम की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी है? तो $108 मिलियन की जो है मंजूरी दी गई है विश्व बैंक के द्वारा असम को। अगला है, हाल ही में इनोसेंट का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये जो है एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, और ये एक प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने दूध में मिलावट का पता लगाने वाला एक उपकरण विकसित किया है? तो ये जो उपकरण है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसको हमने जो है रिवाइज किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि IBA के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए अजय सिंह को। दोस्तों हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रमुख हैं अजय सिंह, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है? तो अजय सिंह। तो ये जो है अजय सिंह, इनको अभी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि IBA के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। महिला विश्व चैंपियनशिप के समापन के बाद IBA निदेशक मंडल की एक बैठक हुई थी और उसी दौरान जो है अजय सिंह के नाम की पुष्टि की गई। वह IBA के तीसरे उपाध्यक्ष बन गए हैं और 2026 तक यूक्रेन के व्लादिमीर प्रोडिवस और सर्बिया के अब्दुल मुतालिम अबकारोव के साथ इस पद पर बने रहेंगे, यानी 2026 तक इनकी नियुक्ति रहेगी। IBA की स्थापना कब हुई थी? 1946 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर ये पूछा जाए कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है तो अजय सिंह, और जो अजय सिंह हैं इनको अभी जो है IBA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक, और 2026 तक ये इस पद पे बने रहेंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और जो IBA है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे लॉजेन स्विट्जरलैंड में। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी है, तो नई दरों का जो भुगतान है वो कब से किया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल 2023 से। अब दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन है वो क्या आपसे बनेगा, ठीक है, देखोगे यहाँ पे
कि केंद्र सरकार ने 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, तो जो मनरेगा है इसके तहत मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की है। अब सबसे ज़्यादा जो दैनिक वेतन है वो कहाँ पे है, वो है हरियाणा का। ये ध्यान रखेंगे, हरियाणा में 357 रुपये जो है प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरों को दिए जाते हैं मनरेगा के तहत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम मजदूरी दी जाती है 221 रुपये, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो मजदूरी है ये बढ़ी हुई दर है, ये बात ध्यान रखेंगे। अधिसूचना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा 2005 की धारा 6(1) के तहत जारी की गई थी। नई मजदूरी दरों का भुगतान 1 अप्रैल 2023 से किया जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। एक तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अभी अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए कि भारत में सबसे अधिक जो है मनरेगा की जो दर है, जो मजदूरी है, वो किस राज्य में अधिक है, तो वो है हरियाणा। क्योंकि हर एक स्टेट की यहाँ पे जो मनरेगा की दर है, जो मजदूरी दी जाती है, जो मजदूरी की दर है, वो हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है। तो हरियाणा की यहाँ पे सबसे ज़्यादा है प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए 357 रुपये जो है प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं। सबसे कम की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा अभी दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं, जैसे कुछ राज्य हैं जिनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कितनी वहाँ पे वृद्धि की गई है। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वेतन में तो वो की गई है राजस्थान में। और राजस्थान में पहले 231 रुपये दिए जाते थे और अभी बढ़ा करके 255 रुपये प्रतिदिन कर दिए गए हैं, यानी 24 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है राजस्थान में बढ़ाया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे राज्य हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे बिहार हो गया और झारखंड हो गया, तो यहाँ पे 210 रुपये मजदूरी पहले थी और अभी जो मजदूरी है वो 228 कर दी गई है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ राज्य हैं जहाँ पे मनरेगा की जो मजदूरी है वो बढ़ाई गई है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अभी अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो हरियाणा में दैनिक मजदूरी दी जाती है मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा 357 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, और सबसे कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है 221। अगला है, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक के लिए। दोस्तों कर्नाटक के 20 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में नलों से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए वर्ल्ड बैंक ने 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। विश्व बैंक के एक बयान में कहा गया कि कर्नाटक का लगभग 77% क्षेत्र जो है वो शुष्क है या अर्ध शुष्क है, और साथ ही इस क्षेत्र में भूजल की भी कमी है और पानी की गुणवत्ता भी लगातार खराब हो रही है। ठीक है, तो इसी के चलते जो वर्ल्ड बैंक है उसने कर्नाटक के लिए कितना 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। और दोस्तों वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है 1944 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये वर्ल्ड बैंक से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम जो है वो कहाँ पे स्थापित हुआ, तो ये जो है कर्नाटक में लॉन्च किया गया। इसको ध्यान रखेंगे आप, भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम। इसके अलावा क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कहाँ पे स्थापित किया गया, कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो ये जो है बेंगलुरु में लॉन्च किया गया, बेंगलुरु में। इसको ध्यान रखेंगे, बेंगलुरु। इसके अलावा क्वेश्चन ध्यान रखना है, दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक की कुछ योजनाएं हैं, महिला @ कार्यक्रम कर्नाटक से है, दिशांक ऐप कर्नाटक से है, विनय समरस से पहल, विनय समरस से जो पहल है ये भी कहाँ से है, कर्नाटक से संबंधित है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन और ध्यान रखना है, जैसे अभी आपको याद होगा भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो है कहाँ पे बनाने की घोषणा की गई है, तो देश का जो पहला 3D मुद्रित डाकघर बनेगा वो कर्नाटक में बनेगा। और कर्नाटक में कहाँ पे बनेगा, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में बनाया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक योजना जो है कर्नाटक में शुरू की गई है, काशी यात्रा योजना। वैसे ये देखने से लगता है यूपी से रिलेटेड होगी, लेकिन ये कहाँ से है, कर्नाटक की योजना है। जो कर्नाटक सरकार है उसने
जो काशी धाम है उत्तर प्रदेश का, इसकी यात्रा के लिए इस योजना को शुरू किया है, काशी यात्रा योजना, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है कर्नाटक से। कई बार कर्नाटक से फेस्टिवल पूछ ले जाते हैं, तो करगा फेस्टिवल हो गया, यहाँ पे हम देखेंगे करगा फेस्टिवल हो गया। इसके अलावा कडाले काई परिशे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कडाले काई परिशे, तो ये फेस्टिवल हैं, ठीक है, मूंगफली ये उत्सव होता है कडाले काई परिशे। तो ये करगा फेस्टिवल और कडाले काई परिशे फेस्टिवल ये कहाँ से संबंधित हैं? कर्नाटक से संबंधित हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगला है एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? ये आयोजित की जा रही है नई दिल्ली में, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों संघाई सहयोग संगठन एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो एनएसए अजीत डोभाल जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें मध्य एशियाई देशों की कई उच्च स्तरीय प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से जो है भाग ले रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के भी एससीओ एनएसए की बैठक में वर्चुअली शामिल होने की संभावना है। वर्तमान में एससीओ में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो चीन हो गया, भारत हो गया, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये जो सारे देश हैं वो एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। जो एससीओ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इस साल जो है भारत एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इस साल जो है एससीओ की जो अध्यक्षता है वो कौन सा देश कर रहा है? तो भारत जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और कहाँ पे इसकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठकें आयोजित की जा रही है वो नई दिल्ली में की जा रही है। अगला है दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? दिल्ली में बनाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जो 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई थी, तो उसमें जो दिल्ली है ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही थी। ठीक है, कौन सी? दिल्ली, इसको ध्यान रखेंगे। और ये रिपोर्ट 2021 की थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दिल्ली बना है। सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की परियोजना दिल्ली में शुरू की गई। दमकल विभाग में रोबोट शामिल करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना है? तो वो बना है दिल्ली। और एक यहाँ पे शिक्षा गीत अभी लॉन्च किया गया था दिल्ली में, इरादा कर लिया है हमने, तो ये भी ध्यान रखेंगे कहाँ से है? दिल्ली से ये संबंधित है। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना, ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 800 करोड़ रुपए। दोस्तों देश भर में 7,432 सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने फेम योजना फेज 2 के तहत 800 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ठीक है, अब सरकार का उद्देश्य क्या है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं इनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इसी के लिए जो सरकार है वो फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 2015 में एक स्कीम तैयार की थी, कौन सी? फेम। और फेम का फुल फॉर्म क्या है? तो फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये फेम का फुल फॉर्म है। और ये जो फेम स्कीम है, फेम जो परियोजना है वो 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। इस परियोजना का पहला चरण 1 अप्रैल 2015 से शुरू होकर के 2 साल की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था। और अभी ये फेज 2 है। और फेज 2 के तहत सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है कि देश भर में 7,432 जो सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन है उनको स्थापित किया जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि सरकार का जो लक्ष्य है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनको बढ़ावा देना है। अगला है PFRDA ने लोकपाल की आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर के कितने वर्ष की कर दी है? तो ये कर दी है 70 वर्ष की। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। दोस्तों सरकार ने
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के जो लोकपाल हैं उनकी अधिकतम जो आयु सीमा है वो बढ़ा दी है। 65 साल थी प्रेजेंट में, और इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो 70 साल इसको कर दिया गया है। लोकपाल PFRDA यानी कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण नियमों के तहत आने वाली शिकायतों या शिकायतों को प्राप्त करने, मूल्यांकन करने और हल करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार है। यानी जो लोकपाल होते हैं PFRDA के, इनका काम क्या है, तो पेंशन से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे वो जो है लोकपाल के अंडर में आते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण की लोकपाल की जो अधिकतम आयु सीमा है वो कर दी गई है, कितनी, 70 साल कर दी गई है। अगला है, और दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। हाल ही में किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो ये घोषणा तंजानिया ने की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों तंजानिया के नेताओं ने स्थानीय एक अस्पताल में 5 लोगों की मृत्यु और 3 अन्यों की मार्बर्ग वायरल बीमारी के संक्रमण के बाद उत्तर पश्चिमी कागेरा क्षेत्र को एपिडेमिक क्षेत्र घोषित किया है। यानी एक नया जो वायरस है वो तंजानिया में फैला है और यहाँ पे एक अस्पताल में 5 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने संपर्क के माध्यम से वायरस संक्रमण का खतरा उठाने वाले 161 व्यक्तियों की पहचान की है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी है ये कहाँ पे है, कहाँ पे ये वायरस फैल रहा है, तो तंजानिया में फैल रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम तंजानिया की बात करें तो तंजानिया से भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तंजानिया की कैपिटल क्या है ये ध्यान रखेंगे आप। तो तंजानिया की जो कैपिटल है वो है डोडोमा और तंजानिया की करेंसी है तंजानियन शिलिंग। और तंजानिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो कासिम माजालिवा, ये जो है तंजानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला है, हाल ही में किसने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए के दान की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है SBI, इसने NGO को द एको फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है ताकि बेंगलुरु में गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी में 32,000 पौधों के लगाने के लिए 48 लाख रुपए का दान किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो हरित कवर को बढ़ाकर और दुरुस्त प्रथाओं को बढ़ावा देकर पर्यावरण के लिए योगदान देना। ठीक है, पर्यावरण को बेहतर किया जा सके, यही इसका उद्देश्य है। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जा सकें। तो 32,000 पौधे लगाने के लिए जो है SBI ने समझौता किया है, साझेदारी की है द एको फाउंडेशन के साथ, और 48 लाख रुपए का दान जो है वो SBI ने किया है। दोस्तों SBI से रिलेटेड ध्यान रखेंगे, SBI की स्थापना कब हुई है? तो SBI की जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 में हुई है। SBI की स्थापना, ये ध्यान रखेंगे आप, SBI की स्थापना। ठीक है, अगला है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, डिल्मा वाना रूसेफ को। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, इनको जो है NDB का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB ने घोषणा की है कि ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ, इनको जो है बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह मार्कस ट्राइजो की जगह लेंगे। NDB जिसे ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है। अगर ये आता है कि ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष किसको बनाया गया तो भी ध्यान रखेंगे यही बात है, डिल्मा वाना रूसेफ को। दोस्तों जो ब्रिक्स बैंक है, जो NDB है, इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित 5 ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है। तो ध्यान रखेंगे आप इसको। ठीक है, NDB को किसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो डिल्मा वाना रूसेफ को। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो भी ध्यान रखेंगे, जुलाई 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है, भारतीय भारोत्तोलक भराली वेदव्रत ने विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों भारतीय भारोत्तोलक हैं भराली वेदव्रत, इन्होंने जो है अल्बानिया की डुरेस में अंतर्राष्ट्रीय
भारोत्तोलन महासंघ विश्व युवा चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने कुल 267 किलोग्राम वजन उठाया है, 119 किलोग्राम और 148 किलोग्राम। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी है, तो कुल मिलाकर के 267 किलोग्राम इन्होंने वजन उठाया है और तीसरा स्थान हासिल किया है। आर्मेनिया के सुरुजा बरसेध्यान 275 किलोग्राम और सऊदी अरब के मोहम्मद अल मार्जोक 270 किलोग्राम ने क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीता है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय भारोत्तोलक है भराली वेदव्रत, इन्होंने जो है कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। और कौन सी प्रतियोगिता थी, तो ये थी विश्व युवा चैंपियनशिप, जो कि अल्बानिया के डुरेस में आयोजित की जा रही थी। किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ के द्वारा। तो दोस्तों ये थे 30 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट था, आलिया मीर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग कोशिश किया करो कि क्वेश्चन का आंसर करें। यह है आज का क्वेश्चन। इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी वनवेब की कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है और सभी लोग जो है क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।